हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के इस दौर में आप तमाम विद्यार्थियों का स्वागत है। वीपीवाई क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संबंधित पार्ट 1 में पढ़े थे। विचारधारा कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से है, इससे संबंधित क्या है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, ये तमाम प्रश्न हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। और आज की क्लास में हम प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्द है, जैसे समाजवादी हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक हो गया, गणराज्य हो गया और संप्रभुता, इस प्रकार के तमाम आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। आज की क्लास शुभारंभ करने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि एक बार जरूर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि आप लोगों के समक्ष इसी प्रकार से प्रत्येक वीडियो एक पूर्ण रूप से क्लियरिटी के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने की आप लोग कार्य करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास शुभारंभ करने से पहले आज का मुख्य जो सुविचार है वो पढ़ लेते हैं कि आज का मुख्य सुविचार क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में सबसे बड़ी पूंजी आपका ज्ञान, कौशल और धैर्य है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की इस दौर में आपका सबसे बड़ी पूंजी आपका ज्ञान, कौशल और धैर्य है। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, परिस्थितियां चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, जो व्यक्ति सीखना और मेहनत करना नहीं छोड़ता, सफलता एक दिन उसके कदम अवश्य चूमती है। जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करते रहते हैं, अपनी विश्वास, आशा और धैर्य रखते हैं, वो एक न एक दिन अवश्य जीवन में सफल होता है। इस आज का सुविचार का महत्वपूर्ण वक्तव्य यही है कि हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। एक न एक दिन परिस्थितियां बदलेगी, परिस्थितियां समान नहीं रहती हैं, कांस्टेंट नहीं रहती है, आप लोग को भी पता होगा। इसके लिए हमें अभी मेहनत करना पड़ेगा। अभी मेहनत करेंगे तभी जाकर के आगे परिस्थितियां में बदलाव आएगी। तो ये जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की इस दौर में आप लोगों को कोई नहीं पूछेगा। जब तक आप लोग बेरोजगार है ना, आपका कोई सम्मान नहीं होगा, कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा जब तक बेरोजगार है। आज के इस दौर में हमेशा याद रखना एक बात, जो व्यक्ति स्टेबल है, कहीं भी नौकरी कर रहा है, भले ग्रुप डी का हो या कोई भी हो, किसी प्रकार का हो, कहीं भी हो, जो गवर्नमेंट का है उसे ही पढ़ा लिखा माना जाता है। भले आप कितने भी पढ़े हुए, पीएचडी करो या एमएसडी करो या बीएड करो या कुछ करो, आपकी नौकरी नहीं लगी ना, तो लोग आपको बेरोजगार की श्रेणी में रखेंगे और बोलेंगे इससे कुछ होने वाला नहीं, सब बर्बाद कर दिया, चौपट कर। तो अभी वक्त है, वक्त रहते अपने आप को संभाल लीजिए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आप लोग से अनुरोध है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग शुभारंभ करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना पार्ट 2। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द है उनको हम व्याख्या के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग चाहते हैं तो नोट कर लीजिए आज का सुविचार। तो इसे रेज किया जाए और आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, अभी बेरोजगारी के इस दौर में आपका कोई साथ नहीं होगा। जब तक आप लोग बेरोजगार है ना, तो कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। खासकर गांव घर में तो और घींचा तानी चलता है और बोलता है फन्नामा का बेटा तो इतना पढ़ रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है। तो यहीं पे सबका मनोबल टूट जाता है। तो मनोबल नहीं टूटने देना है और प्रयास करते रहना। ठीक है, लोगों के सुनोगे तो यहीं रह जाओगे और खुद की सुनोगे तो चांद पे जाओगे। तो आप खुद समझ सकते हो, आप लोग खुद ही होशियार हो कि क्या करना है, चांद पे जाना है कि यहीं रहना है। तो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्या जाए, प्रस्तावना के जो महत्वपूर्ण शब्द है उसे हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, पहला शब्द क्या, संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ क्या है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। संप्रभुता
का मतलब क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता आप लोग साथ ही साथ नोट करते जाएंगे, फिर एक बार हम लोग इसे समझ लेंगे एक ही बार में। इसका वास्तविक अर्थ है जो देश अपना आंतरिक एवं बाहरी निर्णय स्वयं लेता हो उसे संप्रभु राष्ट्र कहते आंतरिक संप्रभुता बाहरी संप्रभुता देश की सरकार में निवास करता संवैधानिक संप्रभुता संवैधानिक संप्रभुता नामों की संप्रभुता नामों की संप्रभुता वास्तविक संप्रभुता संवैधानिक संप्रभुता कानूनी संप्रभुता संविधान
निवास करती नाममात्र की संप्रभुता राष्ट्रपति में निवास करते, राष्ट्रपति में निवास करता वास्तविक संप्रभुता जनता में निवास करती है। तो आइए हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं कि संप्रभुता शब्द जो है आप लोग देख रहे हैं, संप्रभुता शब्द का मतलब क्या होता है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, ऐसा देश या ऐसा राष्ट्र जो अपना आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में स्वयं सक्षम हो, ऐसे राष्ट्र को हम क्या कहते हैं, संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। जैसे भारत, जैसे अपना देश जो भारत है, जो अपना आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में क्या है, सक्षम है, तो भारत कैसा राष्ट्र है, एक संप्रभु राष्ट्र माना जाता है। तो जो आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वयं लेता हो, ऐसे राष्ट्र को हम क्या कहते हैं, संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। संप्रभुता का अर्थ समझ गए, संप्रभुता का अर्थ क्या है, जो देश अपना आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वयं लेता हो। तो आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता जो है, प्रश्न उठता है कि किसमें निवास करती है, तो आंतरिक और बाहरी संप्रभुता जो है देश की सरकार में निवास करती है। किसमें निवास करती है, सरकार में निवास करती है। सरकार ही तय करती है, बाहरी और आंतरिक संप्रभुता के बारे में बताती है। और बाहरी निर्णय और आंतरिक निर्णय कौन लेती है, देश की सरकार लेता है। कौन लेता है, देश का सरकार ही आंतरिक और बाहरी निर्णय लेता है। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, आंतरिक निर्णय भी सरकार ही लेगा और बाहरी निर्णय भी कौन लेगा, सरकार द्वारा ही लिया जाएगा। तो आगे प्रश्न उठता है कि कानूनी संप्रभुता, ये तो हो गया, ये तो आप लोग समझ गए आंतरिक और बाहरी संप्रभुता। तो कानूनी संप्रभुता किसमें निवास करती है, तो कानूनी संप्रभुता जो है किसमें निवास करती है, संविधान में निवास करती है। किसमें निवास करती है, संविधान में निवास करती है। कानूनी संप्रभुता किसमें निवास करता है, संविधान में निवास करता है। संविधान में नामात्र की संप्रभुता, जब भी पूछा जाएगा नामात्र की संप्रभुता, जो औपचारिक रूप से सिर्फ पोस्ट माना जाता है लेकिन नामात्र के रूप में देखा जाता है, ये किसमें निवास करती है, नाम की संप्रभुता किसमें, राष्ट्रपति में। सिर्फ नाम के लिए ये राष्ट्रपति है। सभी कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, लेकिन साइन जो होता है किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। भारत में आप लोग को भी पता होगा, कहा जाता है राष्ट्रपति को किस रूप में जाना जाता है, कठपुतली के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपति क्या एक कठपुतली है, जो एक खड़े रहते हैं और उसके पास जाएंगे, काम कराएंगे और उससे कोई लेना देना है, क्या कर रहे हैं, दिस कर रहे हैं, दैट कर रहे हैं, सिर्फ नाम की क्या है, राष्ट्रपति है। लेकिन वास्तविक संप्रभुता जो है किसमें निवास करती है, वास्तविक संप्रभुता देश की जनता में निवास करती है। वास्तविक संप्रभुता जो है किसमें निवास करती है, देश की जनता में निवास करती है वास्तविक संप्रभुता, क्योंकि जनता ही नेता को चुनता है, प्रधानमंत्री को चुनता है, मुख्यमंत्री को चुनता है, वोटिंग करते हैं और बताते हैं कि हमें कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, कैसा राज्य के मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो ये तमाम चीज कौन तय करता है, जनता द्वारा तय किया जाता है। पावर जो होता है किसके हाथ में होता है, जनता के हाथ में। जनता चाहे तो सरकार को गिरा भी सकती है और उठा भी सकती है, सारी जनता जब एक साथ हो जाए।
तो वास्तविक संप्रभुता जो है किसमें निवास करते हैं? किसी भी देश की जनता में निवास करते हैं वास्तविक संप्रभुता। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे संप्रभुता के बाद समाजवादी सोशलिज्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जब तक आप लोग इसे नोट कीजिए संप्रभुता, ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। तो फिर इसे इरेज करते हैं। संप्रभुता इरेज किया जाए, एक बार फटाफट रिविजन कर लीजिए। रिवीजन संप्रभुता, इसका वास्तविक अर्थ है जो देश अपना आंतरिक और बाहरी निर्णय लेता हो उसे संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। आंतरिक संप्रभुता, बाहरी संप्रभुता देश की सरकार में निवास करती है। किसमें निवास करती है? देश की सरकार में निवास करती है। कानूनी संप्रभुता संविधान में निवास करती है। नाममात्र की संप्रभुता राष्ट्रपति में निवास करती है और वास्तविक संप्रभुता जनता में निवास करती है। इरेज किया जाए इसे और आगे हम लोग चर्चा करते हैं। ये पहला क्या हो गया? पहला क्या था? संप्रभुता। आगे हम लोग चर्चा करते हैं समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या है? आप लोग साथ ही साथ नोट करते जाइएगा और इसी प्रकार से समझते जाइएगा, ठीक है। और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अंत तक जरूर देखिए। आप लोग देखिएगा तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोगों के समक्ष इसी प्रकार से वीडियो लेकर आएंगे। तो इसके लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दूसरा क्या है? समाजवाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो महत्वपूर्ण शब्द क्या है? समाजवाद। समाजवादी। सोशलिज्म। समाजवादी। समाजवादी का वास्तविक अर्थ क्या है? ठीक है, समाजवाद का अर्थ है समाज कल्याण तथा समान वकालत की प्रक्रिया या विचारधारा को समाजवाद कहते उदारवाद। मार्क्सवाद। समाजवाद। साम्यवाद। जनक
समाजवाद का जनक जॉन लॉक। इसमें अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। यूरोप में फैला। मार्क्सवाद का जनक मार्क्सवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स। मोटा मार्क्सवाद का जनक पूरा हिंट निकल रहा है। तो आप लोग साथ ही साथ नोट करते जाइए, ठीक है। जनक जो मार्क्सवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। इन्होंने कहा जाओ और बुर्जुआओं को लूट समाजवाद का जनक, इसका जनक जो किसको माना जाता है? लेनिन को समाजवाद का जनक माना जाता है। इसमें उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण रहता है, जैसे स्कूल हो गया, बस हो गया, रेल हो गया, साम्यवाद का जनक माओ सेतुंग। कम्युनिटी, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? चीन से। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। समाजवाद का मतलब क्या है? पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। फटाफट नोट कीजिए। तो आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए,
समाजवाद, समाजवादी जो शब्द है, समाजवादी जो शब्द आप लोग देख रहे हैं, समाजवादी शब्द का मतलब क्या होता है? आप लोग पूछेगा ना कि इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? समाजवाद का, सोशलिज्म का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? समाज के सभी वर्गों के कल्याण, समाज के जितने भी वर्ग से आते हैं, जो उच्च वर्ग से हो या निम्न वर्ग से हो, सभी वर्गों के लिए समान कल्याणकारी योजना और उसे समान कानूनी विचारधारा प्रस्तुत करने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। जो कानून व्यवस्था है सभी के लिए, समाजवाद में सब क्या होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? समाजवाद, सोशलिज्म के रूप में जानते हैं। अब बताइए कि समाजवाद में जो महत्वपूर्ण शब्द है इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे क्या होंगे? उदारवाद हो गया, मार्क्सवाद हो गया, समाजवाद हो गया, साम्यवाद हो गया। इनके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हम लोग चर्चा करते हैं। तो उदारवाद की जब भी बात होगी तो उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? उदारवाद का जनक जॉन लॉक को कहा जाता है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। और उदारवाद सर्वप्रथम यूरोप में फैला था। कहाँ फैला था उदारवाद? सर्वप्रथम यूरोप में फैला। और इसमें उदारवाद में अर्थव्यवस्था पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता। उदारवाद में सरकार का अर्थव्यवस्था पर क्या होता है? कोई नियंत्रण नहीं होता। अर्थव्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं होता है उदारवाद। अब आता है मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। मार्क्सवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। इन्होंने कहा था कि जाओ और जितने बुर्जुआओं हैं, मंदिर है, मस्जिद है, सभी को क्या कर लो? लूट लो, सभी को लूट लो। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है? मार्क्सवाद का जनक कहा जाता है। मार्क्सवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। आगे की क्या है? समाजवाद। समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? लेनिन को। लेनिन को क्या कहा जाता है? समाजवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। इसमें उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण रहता है। इसमें क्या होता है? समाजवाद में उत्पादन जो होता है, विभिन्न उत्पादन होते हैं, कई प्रकार के उत्पादन, इस पे क्या होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। जैसे क्या हो गया? क्या हो गया? बस हो गया, स्कूल हो गया, रेल हो गया, इन सभी पे क्या होता है? सरकार का नियंत्रण है। ऐसे हम क्या कहेंगे? समाजवाद। समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? लेनिन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लेनिन को कहा जाता है। अब आता है साम्यवाद। साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? माओ त्से-तुंग को। माओ त्से-तुंग को साम्यवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। माओ त्से-तुंग को साम्यवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये चीन के कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? इसका संबंध कहाँ से है? चीन से। तो आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। ये तो हो गया समाजवाद। आगे हम लोग धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक आप लोग इसे नोट कीजिए फटाफट। अभी जो स्थिति है ना, बहुत ही गंभीर है देश में। हर जगह कुछ न कुछ हो रहा है। जैसे ही सुबह होगी कुछ न कुछ हुआ होगा देश में। देश में कहीं बिल्डिंग जल गई, कहीं कोचिंग जल गया, तो कहीं ईवीएम जला दिया जाता है, कहीं पे शिक्षा विभाग में आग लग जाता है। तो आज यहाँ हुआ, मर्डर हुआ, तो खुलेआम क्या हो जाता है? एनकाउंटर कर दिया जाता है। बहुत ही खराब स्थिति अभी हमारा देश का है। तो इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अभी स्थिति क्या है। अभी मेहनत कीजिए और जितना शांतिपूर्ण कीजिएगा ना, आने वाले समय में आपको पता चलेगा इसका महत्व क्या था। तो अभी समय रहते ही अपने आप को बदल दीजिए। आगे की ओर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। समाजवादी, सोशलिज्म हो गया। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। आगे की ओर चर्चा करते हैं पंथ निरपेक्ष और
धर्मनिरपेक्ष। तीसरा क्या है? पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। लाइट भी गया जी, लाइट गया तो समस्या तो आएगा ही। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। राज्य सभी राज्य सभी धर्म को समान सम्मान देता है। व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना या ग्रहण स्व इच्छा से कर सकता है और स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। धर्म, आखिर धर्म का मतलब क्या, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें तो इंक निकल रहा है, ओवरफुल हो गया, जैसे बाइक में ओवरफुल होता है। इसका अर्थ है व्यक्ति जो अपने जीवन जीने के लिए नियम कानून को मानता है।
नोट। थोड़ा इंक भी निकल रहा है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार व्यक्ति पंथ से अलगाव कर सकता है, परंतु धर्म से अलगाव नहीं कर सकता है। तो आइए हम लोग अब इसे समझने का प्रयास करते हैं फटाफट। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं? संप्रभुता, समाजवादी, और अब क्या है? पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्म निरपेक्ष। भारत में राज्य का क्या है? अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य का प्रॉपर कोई अपना धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। राज्य जो है भारत में सभी धर्मों को समान सम्मान देते हैं, और व्यक्ति अपने स्व इच्छा से किसी धर्म को अपना सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। क्या है? पूर्ण रूप से भारत में लोग स्वतंत्र है, अपनी इच्छा अनुसार जो धर्म ग्रहण करना चाहते हैं वो ग्रहण कर सकते हैं। तो धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत क्या कहता है? भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देता है, सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना या ग्रहण स्व इच्छा से कर सकता है, स्व इच्छा से, स्वयं की इच्छा से कर सकता है, और स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। स्वतंत्र है अपने धर्म को प्रचार करने के लिए। धर्म का मतलब क्या होता है? अब क्या है? धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या है? धर्म से अलगाव करना। धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब क्या है? धर्म से अलगाव करना। तो धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का वास्तविक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है व्यक्ति जो अपने जीवन जीने के लिए नियम कानून को मानता है। कोई व्यक्ति है जो अपने जीवन जीने के लिए जिस नियम कानून व्यवस्था को मानते हैं, जो नियम बनाए गए हैं उसको मानते हैं, उस अनुसार चलते हैं, ऐसी व्यवस्था को मानने वाली प्रक्रिया को, ऐसे मानवता को हम क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म के रूप में जानते हैं। तो धर्म का मतलब क्या है? गया जो व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए जिस नियम का पालन करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? धर्म है। क्या कहेंगे? धर्म है। कहते हैं ना कि इसका धर्म है। रोज हिंदू रीति रिवाज से क्या किया जाता है? शादी विवाह किया जाता है। ये क्या होता है? धार्मिक इस पे शो करता है, धर्म को शो करता है। महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम कहा था महात्मा गांधी जो थे भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी ने पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने पंथ निरपेक्षता का क्या दिया? सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार व्यक्ति जो है पंथ से अलगाव कर सकता है।
व्यक्ति किससे अलगाव कर सकता है? पंथ से अलगाव कर सकता है, परंतु धर्म से अलगाव नहीं कर सकता है। व्यक्ति जो है मनुष्य पंथ से अलगाव करेगा लेकिन धर्म से अलगाव नहीं करेगा। महात्मा गांधी जी का ये महत्वपूर्ण कथन थे। तो आप लोग समझ चुके होंगे, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, जब तक आप लोग इसे नोट कीजिए। इसे रेज किया जाए, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। प्रस्तावना के जो महत्वपूर्ण 5 शब्द है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे आज की क्लास में। 3 के तो कर चुके हैं, अब 2 और रह गया है, लोकतांत्रिक और गणराज्य। क्या है? लोकतांत्रिक और गणराज्य। चौथा, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक। इसको समझने का प्रयास करते हैं। डेमो का मतलब क्या है? डेमोक्राटिया। इसको क्या बोलते हैं? क्रेटिको कार्टिया। डेमोक्राटिया से क्या बना है? डेमोक्राटिया से क्या बना है? डेमोक्रेटिक। क्या बना है? डेमोक्रेटिक। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जनता का शासन। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? जहाँ जनता का शासन है। ऐसे हम क्या कहेंगे? डेमोक्रेटिक, जनता का हुकूमत चलता हो, जनता चाहे तो सरकार को, जहाँ पे सरकार जनता चुनता हो, ऐसे हम क्या कहेंगे? जनता का शासन कहेंगे। क्या कहेंगे? जनता का शासन कहेंगे। नोट करके लिखिएगा। एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है अब्राहम लिंकन, जिसे आप लोग जानते होंगे, जानते हैं ना? अब्राहम लिंकन। उन्होंने कहा था, अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता की। अब्राहम लिंकन जी जो है कहते हैं जनता का शासन जनता के लिए। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ
है सरकार चुनने की स्वतंत्रता तथा विकल्प। तो आइए हम लोग इसे समझते हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र जो शब्द है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जहाँ जनता का शासन हो। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता का शासन। डेमोक्रेटिक, जिसे हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक। डेमो का मतलब क्या हो गया? डेमोकाटिया। क्रेटिक का मतलब काटिया। डेमोकाटिया से क्या बना है? डेमोक्रेटिक बना। डेमोकाटिया से क्या बना है? डेमोक्रेटिक बना है। अब्राहम लिंकन जो है एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो जिसे आप लोग जानते होंगे। अब्राहम लिंकन साहब कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा। जनता की सरकार, जनता, जनता के द्वारा, जनता के लिए। जो लोकतांत्रिक शब्द का मतलब क्या होता है? जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए हो, उसे हम क्या कहेंगे? डेमोक्रेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? लोकतंत्र कहेंगे। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ जो होता है क्या होता है? लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? सरकार चुनने की स्वतंत्रता व विकल्प। लोकतंत्र का जो वास्तविक अर्थ क्या है? सरकार चुनने की स्वतंत्रता और विकल्प को हम क्या कहेंगे? लोकतंत्र क्या कहेंगे। भारत का जो संविधान है कैसा है? लोकतांत्रिक है। किस प्रकार से? डेमोक्रेटिक। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत का संविधान कैसा है? डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। इतना नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। गणराज्य, गणराज्य इसे रेज किया जाए। रेस करते हैं और आगे हम लोग चर्चा करते हैं। आज का अंतिम टॉपिक गणराज्य, गणतंत्र। गणतंत्र से आप लोग क्या समझते हैं? गणतंत्र, गणतंत्र, गणराज्य। गणराज्य इसका अर्थ है जहाँ देश का प्रमुख निर्वाचित हो उसे गणतंत्र कहते जैसे लोकतंत्र, इनके फॉलो
लोकतंत्र, गणतंत्र, देश का प्रमुख कौन होते हैं? पीएम होते हैं। कैसा होता है? निर्वाचित होता है। कैसा होता है? निर्वाचित। निर्वाचित। ब्रिटेन, देश, राष्ट्र, प्रमुख, पीएम या राष्ट्रपति। ऐसा होता है निर्वाचित। कैसा होता है? निर्वाचित। तो पीएम या राष्ट्रपति निर्वाचित। एग्जाम्पल, ब्रिटेन का, ब्रिटेन की सरकार का प्रमुख पीएम निर्वाचित है, अतः ब्रिटेन लोकतांत्रिक देश, जबकि राष्ट्र का प्रमुख राजा या रानी के वंशानुगत प्रमुख है, अतः ब्रिटेन गणतंत्र नहीं अब आइए ध्यान से इसे सुनिएगा, ठीक है। गणतंत्र, गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का इसका वास्तविक अर्थ है जहाँ देश का प्रमुख, जो देश के प्रमुख होते हैं वो क्या कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे। जहाँ देश का प्रमुख निर्वाचित हो उसे हम क्या कहेंगे? गणतंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? गणतंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। तो लोकतंत्र की बात करते हैं तो जहाँ देश का प्रमुख प्रधानमंत्री हो उसे हम क्या कहेंगे? लोकतांत्रिक देश कहेंगे और निर्वाचित हो। जैसे ब्रिटेन का गणतंत्र की बात होगा जहाँ पे देश और राष्ट्र का प्रमुख दोनों क्या हो? निर्वाचित हो। जहाँ देश और राष्ट्र का प्रमुख दोनों निर्वाचित हो उसे हम क्या कहेंगे? गणतंत्र कहेंगे। उदाहरण के तौर पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं उदाहरण और समझते हैं। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं, ब्रिटेन की सरकार का प्रमुख निर्वाचित है। ब्रिटेन की सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री निर्वाचित है, यानी कि ब्रिटेन कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। निर्वाचित है तो क्या है? लोकतांत्रिक देश है। जबकि राष्ट्र का प्रमुख राजा या रानी के वंशानुगत प्रमुख है। जबकि राष्ट्र का प्रमुख राजा या रानी के वंशानुगत क्या है? प्रमुख है। अतः ब्रिटेन कैसा देश है? गणतंत्र देश नहीं है। जो
ब्रिटेन कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है, परंतु गणतंत्र देश नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि भारत की संविधान कैसा है? क्वेश्चन उठेगा ना जी, भारत का संविधान कैसा है? तो कैसा है भारत का संविधान? कैसा है? लोकतांत्रिक एवं दोनों है। क्या है? दोनों। लोकतंत्र एवं गणतंत्र दोनों भारत की संविधान, लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक दोनों। अब यहीं पर उठता है कि भारत का संविधान कैसा है? गांधीवादी। कैसा है? गांधीवादी। एक प्रश्न दो उत्तर। गांधीवादी है और समाजवादी और समाजवादी। भारतीय संविधान कैसे है? लोकतांत्रिक एवं गणराज्य दोनों है। गणतंत्र, लोकतंत्र एवं गणतंत्र भारत का संविधान दोनों है। और कैसा है? समाजवादी और गांधीवादी है। भारतीय संविधान किस पे आधारित है? समाजवादी और गांधीवादी अवधारणा पे क्या है? भारतीय संविधान क्या है? आधारित है। तो आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज की क्लास आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के समक्ष इसी प्रकार से टॉपिक लेकर आऊं और आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, गुजारिश है। तो आज की क्लास इतना ही पे विराम देते हैं और अगली क्लास में अगले टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे।